नमस्कार, मैं विज्ञान कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुनता जा में स्वागत करता हूं। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए भारतवर्ष कैसे उन्नति कर सकता है कि एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पूर्व हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में कुछ बातें जान लें। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी में हुआ था। उनका व्यक्तित्व देश प्रेम और क्रांतिकारी चेतना में समृद्ध था। किशोर वय में ही उन्होंने स्वदेश की दुर्दशा का त्रसाद अनुभव कर लिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुनर्जागरण की चेतना के अप्रतिम नायक थे। बंगाल के प्रख्यात मनीषी और पुनर्जागरण के विशिष्ट नायक ईश्वर चंद्र विद्यासागर से उनका अंतरंग संबंध था। बंधन मुक्ति की चेतना और आधुनिकता की रोशनी से हिंदी क्षेत्र को आलोकित करने के लिए उनका मानस व्याकुल रहता है। अपनी अभिप्सा को मूर्त करने के लिए उन्होंने समान धर्मा रचनाकारों को प्रोत्साहित किया। तदीय समाज की स्थापना की, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की, विविध विविधाओं में साहित्य रचना की। उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली तथा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। बाद में यही हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित होने लगे। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने बाला बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। उन्होंने बांग्ला के नाटकों का अनुवाद भी किया, जिनमें धनंजय विजय, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र तथा मूर्धाराक्षम आदि प्रमुख हैं। उनके मौलिक नाटक हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, श्री चंद्रावली, भारत दूरदर्शा, अंधेरे नगरी, नील देवी आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा के मुताबिक सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। यह चाल शिल्प और संवेदना की दृष्टि से सर्वथा नवीन थी। खड़ी बोली गद्य में हिंदी की यात्रा जातीय संवेदना से अनुप्राणित होकर शुरू हुई थी, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और उनके समकालीन रचनाकारों ने अपनी साधना से अपेक्षित गति दी। हिंदी नाटक और निबंध की परंपरा भारतेंदु ने शुरू होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव उनके समकालीनों पर स्पष्ट देखा जा सकता है। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में उनका उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने अपने समकालीन लेखकों का तो नेतृत्व किया ही, साथ ही परवर्ती लेखकों के लिए भी पथ प्रदर्शक का कार्य भी किया। यहाँ पाठ्य पुस्तक के लिए उनका बलिया के ददरी मेले में दिया गया व्याख्यान चुना गया है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु का प्रसिद्ध भाषण है। इसमें एक और ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग है, तो दूसरी ओर अंग्रेजों की परिश्रमी स्वभाव के प्रति आदर भी है। भारतेंदु ने आलसीपन, समय के अपव्यय आदि कमियों को दूर करने की बात करते हुए भारतीय समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैली पर भी प्रहार किया है। जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल और त्याग भावना को भारतेंदु ने उन्नति के लिए अनिवार्य माना है और अत्यंत प्रेरक ढंग से इसी व्यक्त किया है। तो चलिए अब हम आगे उनकी कहानी पर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। आज बड़े ही आनंद का दिन है। इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वह बहुत कुछ है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता, तो यह हम क्यों ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही ऐसा एकत्र है, जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हों। वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अब्दुल अफजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, तो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग
तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकती। इनसे इतना कह दिया जाए का चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए कि हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आ जाता है। सो बल कौन याद दिलवाए, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, या नवाब रईस, या हाकिम। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकार काम घेरते रहता है, कुछ बॉल घुड़दौड़ थिएटर अखबार में समय गया, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खवें। बस वही मसल हुई, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। 3 मेंढक एक के ऊपर बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जौक शौक, बीच वाला बोला गुमसुम, सबके नीचे वाला बोला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों ही के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें, और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रतिक्षण बढ़े। पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा है। बौद्धारो मत्सर रगस्ता अभवों स्मरदूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। उस समय में जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सम्मान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नलियों से जो तारा ग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसे ही ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीनें बनी हैं, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की ओर जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। उस समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज़, फ्रांसीस आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़ते जा रहे हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू कठियावड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जानने दीजिए। जापानी टट्टुओं को फाँपते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कम भक्ति का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही होना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय में मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, निरध्याय मादंद्य सुलंबम सुद्रुलंबम पल्लव सुकुल्प गुरु कर्णधारम मयानुकुलनेम नभ श्वेतेरुतम पुमान भवाधिम न तरेत स आत्मः। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर में पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार के सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय पर उन्नति ना करें तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास के अनुमोदन से एकांत रात में सुने रंगमहल में जाकर भी बहुत दिन
से जिस प्राण से प्यारे परदेसी प्रति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह भी ना देखे और बोले भी ना, तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी हम कुएं की मेढक, काट के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहें तो हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमें पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती बाबा, हम क्या उन्नति करें? तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कहीं यों ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की राह के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी और कौन नई कल या मसाला बनावे जिसमें इस खेती में आगे से दुना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवन भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवन ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवन हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ की लोगों में जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों की मुसाहिबी, दलाली या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मरदमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। तो अब बिना ऐसे उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया ही भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यहाँ आशा रखो कि पंडित जी की कथा में कोई ऐसा उपाय भी बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस मूर्ख बोदे डरपोक ने पुकरवाओगे? दौड़ो इस गौड़ दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। फिर कब राम जनकपुर आए, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोरे ले गए थे तो शहाबुद्दीन ने भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह सतभेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभा नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले ही से अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ करे तब वह तावों पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिनी चुक्के चौहान, इक्के मारे इक्के सर। उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया।
वही बात अब है। आगे की कहानी दूसरे भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे तो उसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को शेयर करें। धन्यवाद।